नमस्कार, आज बहुत स्वागत है आप सभी का। आज बड़ा दिन है, कर्नाटक के वोटिंग का दिन है और वोटिंग अभी भी जारी है। वोटिंग का आखिरी 1 घंटा बचा है। वोटिंग की लाइन धीरे धीरे छोटी होने लगी है। ग्रामीण इलाकों में जमकर मतदान हुआ है, आपको बता दें, और शहरों में भी कर्नाटक में अच्छी वोटिंग की खबर आ रही है। अब इसका किसको फायदा हुआ, किसको नुकसान हुआ, आज हम बात करेंगे। कर्नाटक में 13 मई को किसकी सरकार बनेगी, कर्नाटक में जय बजरंग बली बोलकर बटन दबा या टीपू सुल्तान के नाम पर वोट पड़ा, दक्षिण के दुर्ग में फिर भगवा लहराएगा या कांग्रेस सत्ता में वापसी करेगी, 13 मई को कर्नाटक की जनता किसे कुर्सी पर बैठाएगी, क्या किंग के पीछे कोई किंग मेकर भी होगा, इन सारे प्रश्नों के जवाब आपको 13 मई को मिलेंगे जब नतीजे आएंगे। लेकिन आज एग्जिट पोल का दिन है। आज एग्जिट पोल के नतीजे आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं और 13 मई को कैसी होगी कर्नाटक की पूरी पिक्चर, बस अब से कुछ देर के बाद सबसे सटीक एग्जिट पोल इंडिया टीवी पर आप देख पाएंगे। और एग्जिट पोल थोड़ी देर में हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की कुछ गाइडलाइंस होती हैं और उसके मुताबिक 6:30 बजे से पहले नंबरों की चर्चा करना वो उचित नहीं है। ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से सार्वजनिक गाइडलाइंस हैं और इसलिए हम तब तक आपको कहां क्या माहौल है और कर्नाटक में वोटिंग क्या चल रही है और अभी तक इस चुनाव में क्या कुछ कहा जा चुका है, उस सब पर हम बात करेंगे। और ठीक 6:30 बजे उसके बाद इस एग्जिट पोल के नतीजे एक एक करके जल्द जल्द आपकी स्क्रीन पर आना शुरू हो जाएंगे। प्राची मेरे साथ है। बिल्कुल, देखिए उससे पहले आइए नजर डाल लेते हैं अभी तक का वोटिंग पैटर्न कैसा रहा है। अब तक जो फिगर आए हैं उसके मुताबिक बेंगलुरु सेंटर में 40.69% वोटिंग हुई है। बेंगलुरु नॉर्थ की अगर बात करें तो 41.19% वोटिंग हो गई है। बेंगलुरु साउथ की बात करें तो यहां भी 40.28% वोटिंग हुई है। बागलकोट का अगर आंकड़ा आपके सामने रखें तो अभी तक 56.42% वोटिंग बागलकोट में भी हुई है। बेंगलुरु अर्बन से भी आंकड़ा आ गया है, इसके मुताबिक 41.82% बेंगलुरु अर्बन में भी जो वोटिंग है वो हुई है। इसके साथ ही साथ बाकी जगहों पर कितने परसेंटेज सामने आ रहा है ये हम आपको आंकड़ों के जरिए बता रहे हैं, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज भी अपने आप में बहुत कुछ कहता है। बेंगलुरु साउथ की बात करें तो 40.28% यहां पर वोटिंग अभी तक हो चुकी है। अभी भी 1 घंटा वोटिंग का बाकी है और बेंगलुरु साउथ में 40.28% वोटिंग अभी तक हो चुकी है। वहीं अगर बागलकोट की बात करें तो बागलकोट में 56.42% वोटिंग अभी तक हो चुकी है, यानी इतने फीसदी मतदाता अपने घरों से बाहर निकलकर अपने मत का इस्तेमाल कर चुके हैं। वहीं बेंगलुरु अर्बन की अगर हम बात कर लें तो यहां का आंकड़ा अगर आप देखेंगे तो 41.82% वोटिंग अभी तक बेंगलुरु अर्बन में हो चुकी है, यानी इतने फीसदी मतदाता अपने घर से बाहर निकलकर अपने मत का इस्तेमाल कर चुके हैं। बेंगलुरु रूरल की बात करें तो यहां 60.14% अभी तक मतदान हुआ है, जबकि बल्लारी की बात करें तो 53% वोटिंग का आंकड़ा यहां पर अभी तक सामने आ गया। और 3 बजे तक, आपको बता दें, 3 बजे तक के वोटिंग का आंकड़ा हम आपके सामने रख रहे हैं। बीदर की बात करें तो 50.64% वोटिंग बीदर में हुई है। मैसूर की अगर बात करें तो यहां भी 52.45% वोटिंग 3 बजे तक हुई है। अभी भी देखिए वोटिंग लगातार जारी है, यह आंकड़ा कितना बढ़ता है यह भी हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन अगर शिवमोगा की बात करें तो यहां पर 56.10% वोटिंग अभी तक हो चुकी है। यह मतदान फीसद है और इस मतदान फीसद के क्या मायने निकाले जाए इस पर भी हम जरूर चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल अगर धारवाड़ की बात करें तो यहां 51% वोटिंग अभी तक हो चुकी है, यानी इतने प्रतिशत मतदाता अपने मत का इस्तेमाल कर चुके हैं। अगर हम गुलबर्गा की बात करें तो गुलबर्गा में 46.18% वोटिंग परसेंटेज दोपहर 3 बजे तक का रहा है। वहीं हासन की बात करें तो 69.16% वोटिंग परसेंटेज हासन में भी रहा है। सौरभ, देखिए, जो आपने वोटिंग परसेंटेज अभी बताए हैं और ये 3 बजे तक के आंकड़े हैं, तो उस हिसाब से तो कहना पड़ेगा कि जबरदस्त वोटिंग चल रही है कर्नाटक में। और लगभग 6 बजे तक तो वोट डाले जाते हैं। जो भी लोग पोलिंग स्टेशन के अंदर होते हैं वो तो वोट डाल ही सकते हैं। उस लिहाज से अभी 3 घंटे की और पोलिंग के आंकड़े जो हैं वो जुड़ना इनमें बाकी हैं। आपके कंपैरिजन के लिए बता देता हूं, 2018 में जो 1952 के बाद से सबसे ज्यादा
अच्छी वोटिंग मानी गई थी वो 2018 की मानी गई थी। 71.13% वोटिंग हुई थी 2018 में, और अगर 3 बजे तक भी कहीं कहीं आपको 69% तक वोटिंग देखने को मिल रही है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस बार हो सकता है पिछली बार का रिकॉर्ड भी टूटे। तो यानी वोटिंग तो जबरदस्त हो रही है कर्नाटक के अंदर। अब दोनों पार्टियां जो हैं, तीनों पार्टियां इसको अपने अपने पक्ष में बताएंगी, और आप जाइए ट्विटर के ऊपर, आपको ऐसे दावे देखने को मिलेंगे भी। इसमें भी एक और खास बात कि रूरल एरियाज में, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहां पर शहरी इलाकों से बेहतर वोटिंग हो रही है। अमूमन होता भी है ऐसा, इसमें अपवाद नहीं हो रहा है इस बार कुछ कर्नाटक में। रूरल इलाकों के अंदर ज्यादा अच्छी वोटिंग हो रही है, ज्यादा तादाद में लोग बाहर निकलकर वोट डाल रहे हैं। अभी आंकड़ा कहां जाकर के ठहरेगा, थोड़ी देर बाद जब फाइनल फिगर आएंगे तो हम उस पर और बात कर पाएंगे, और इसको किसके पक्ष में समझा जाए, किसके ना, किसके नहीं, और इस पर हम आगे और बात कर सकते हैं। कर्नाटक में कुल सीटें हैं 224। सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा यानी मैजिक फिगर है 113 का। नतीजे आने हैं 13 मई को। 13 मई को कौन सी पार्टी उस मैजिक फिगर को पार कर पाएगी और कर्नाटक में अपनी सरकार बना पाएगी, इंडिया टीवी इसका एक इशारा आज आपको देने जा रहा है अपने इस एग्जिट पोल में। कर्नाटक में सुबह 7 बजे से कड़ी सुरक्षा के बीच वोटिंग जारी है। मतदान में अब आखिरी 1 घंटे का वक्त बाकी है। 224 सीटों पर 2615 उम्मीदवार हैं, लेकिन असली लड़ाई बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस के उम्मीदवारों के बीच है। कड़ी सुरक्षा के बीच एक ही चरण में आज सभी 224 सीटों पर वोटिंग कराई जा रही है। तो आपको बता दें कि कर्नाटक की जनता, आम और खास सभी सुबह से वोटिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। नेता हो, अभिनेता हो, सब मतदान कर रहे हैं। कर्नाटक में कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, सभी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने वोट डालने के बाद कहा कि बीजेपी रिकॉर्ड मतों से जीतकर दोबारा सरकार बनाने जा रही है। तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी पार्टी की जीत का दावा किया। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस 130 से ज्यादा सीटें जीतने जा रही है। Party has conducted the campaign for last 3 months, and I'm very happy the way the people have responded, and I'm very happy the way our workers have really toiled hard to make this victory a reality. Bommai sir, do you want to appeal something to the voters of Karnataka today? Yeah, I just want to say that please come and vote to the success of democracy and development of Karnataka. 8 देखिए, अब बात हम एक बार फिर से कर्नाटक के चुनाव की कर लेते हैं। जो पाकिस्तान से अपडेट आएंगी वो भी लगातार हम आपको देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल कर्नाटक में आज मतदान जारी है। बीजेपी और कांग्रेस के दावों में कितना दम है, जनता ने किसके हक में फैसला किया है, इसका पता तो 13 मई को ही चलेगा। लेकिन इंडिया टीवी आज ही आपको सबसे सटीक अनुमान दिखाने जा रहा है। कर्नाटक के नतीजों को समझने के लिए वहां के अलग अलग रीजन को समझना भी बहुत जरूरी है। दरअसल कर्नाटक में 224 सीटें हैं। नतीजे वहां के 6 रीजन के पोलिंग पैटर्न से तय होंगे। पहले आपको इन 6 रीजन के बारे में हम बता देते हैं। ये 6 रीजन हैं: ग्रेटर बेंगलुरु, मध्य कर्नाटक, हैदराबाद कर्नाटक, ओल्ड मैसूर, तटीय कर्नाटक और बॉम्बे कर्नाटक। इनमें हैदराबाद कर्नाटक, बॉम्बे कर्नाटक और ओल्ड मैसूर सबसे अहम है। ग्रेटर बेंगलुरु में 32 सीटें हैं। मध्य कर्नाटक की बात करें तो 21 सीटें हैं। हैदराबाद कर्नाटक में 40 सीटें हैं। ओल्ड मैसूर में बात करें तो सबसे ज्यादा 62 सीटें हैं। वहीं तटीय कर्नाटक की बात करें तो यहां 19 सीटें हैं, जबकि बॉम्बे कर्नाटक में 50 सीटें हैं। और यही 6 रीजन ये तय करेंगे कि कर्नाटक में किसकी सरकार इस बार बनने जा रही है। सौरभ, बिल्कुल, और कर्नाटक में इस बार कांग्रेस ने भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी को अपना सबसे बड़ा मुद्दा बनाया। भारतीय जनता पार्टी ने प्रचार के आखिरी दिनों में बजरंग बली, बजरंग दल पर बैन और आतंकवाद को मुद्दा बनाया। प्रधानमंत्री मोदी ने 19 में 12 सभाओं में बजरंग बली का जिक्र किया। हम आपको रीजन वाइज भी बताएंगे कि किस किस क्षेत्र में जाकर, कौन कौन से जिलों में वहां का सियासी तापमान क्या इशारा करता है। लेकिन उससे पहले नेताओं के कुछ और बयान आपको दिखाते हैं, जिनमें बीजेपी और कांग्रेस के नेता अपनी अपनी बंपर जीत का दावा करते रहे। This time I'll be winning with record margin. So is BJP is going to win record seats. A comfortable majority will be there. So there is a fight between development and negative campaign, sinister campaign, which Congress has to try to do it. But however, the people of Karnataka are always positive oriented, positive mind, and they vote for positive development. And I am sure BJP will get Sampurna
after observing the people of the Karnataka, that Congress party would get 130 plus seats. It may go to 150 also. I am 100% confident I will win this election. देखिए, कर्नाटक की सत्ता की चाबी ओल्ड मैसूर रीजन से होकर जाती है। जो पार्टी इस रीजन में वोटर का दिल जीतेगी वही 13 मई को सरकार बनाएगी। लेकिन ओल्ड मैसूर में कितने जिले आते हैं, यहां को समझना कितना जरूरी है, आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए हम समझा देते हैं कि ओल्ड मैसूर कितना जरूरी है। देखिए, अगर सीटों की बात करें तो कुल 62 सीटें हैं। 10 जिलों में ये रीजन सिमटा हुआ है। अगर हम जिलों के नाम लें, मैसूर, चामराजनगर, कोडगू, रामनगरम, मंड्या, हासन, कोलार, चिकबल्लापुर और तुमकुर, चिकमंगलूर, ये वो तमाम यहाँ पर शहर है, जिले हैं जो इस रीजन को बनाते हैं। और 62 सीटें हैं, 62 में 10 जिले आते हैं और उन जिलों के नाम क्या हैं ये भी हम आपको बता रहे हैं। देखिए, ओल्ड मैसूर वो इलाका है जिसमें जेडीएस की सबसे ज्यादा पकड़ रहती है, सबसे ज्यादा मजबूत यहाँ पर जेडीएस रहती है। लेकिन इस बार ओल्ड मैसूर का रुख क्या रहेगा, ये अब से थोड़ी देर बाद जब सबसे सटीक एग्जिट पोल के नतीजे आएंगे उसके जरिए हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। अब आइए आपको बॉम्बे कर्नाटक भी समझा देते हैं। बॉम्बे कर्नाटक की बात करें तो यहां कुल 50 सीटें हैं, 6 जिले हैं और 6 जिलों की अगर बात करें तो बेलगाम, बागलकोट, बीजापुर, गडक, धारवाड़, हुबली और हावेरी, ये वो 6 जिले हैं जो कि इस पूरे रीजन को बनाते हैं। कुल 50 सीटें इस रीजन में आती हैं। बॉम्बे कर्नाटक की बात कर रहे हैं चूंकि ये वो इलाका है जो बॉम्बे की सीमाओं से मिला हुआ इलाका है। 50 सीटें यहां पर भी आती हैं और कुल 6 जिले हैं और इन 6 जिलों के नाम बेलगाम, बागलकोट, बीजापुर, गडक, धारवाड़, हुबली और हावेरी। अब इसके बाद अगर हम अगले रीजन की बात करें तो हैदराबाद कर्नाटक में कुल 40 सीटें आती हैं और यहां भी 6 जिले हैं। वो 6 जिले कौन कौन से हैं ये भी आपके सामने है। बेल्लारी, कोपल, रायचूर, बीदर, गुलबर्गा, कलबुर्गी और यादगिर, ये वो 6 जिले हैं जो कि हैदराबाद कर्नाटक को बनाते हैं। ये रीजन 40 सीटों वाला रीजन है और ये भी बहुत महत्वपूर्ण रीजन है तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से। 40 सीटों का रुख इस बार क्या रहेगा हैदराबाद और कर्नाटक रीजन का, ये अब से कुछ देर बाद जब सबसे सटीक नतीजे एग्जिट पोल के आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि आखिर इन 40 सीटों पर इसका किसका सबसे ज्यादा जो असर है वो देखने को मिल रहा है। सर जी बिल्कुल, और आइए अब जरा मेहमानों का रुख करें। हम थोड़ी देर में आपके सामने इस एग्जिट पोल के नतीजे रखेंगे और ये एग्जिट पोल जिन्होंने किया इंडिया टीवी के साथ, हमारे साथ भावेश झा जुड़ रहे हैं सीएनएक्स से। भावेश, स्वागत है आपका। ओपिनियन पोल वाले दिन तो बेंगलुरु में थे, आज हमारे स्टूडियो में हैं और भावेश आपको तफसील से बताएंगे कि एग्जिट पोल उन्होंने कैसे किया है और इसके आंकड़े भी रखेंगे हमारे साथ मिलकर आपके सामने वो। साथ ही हमारे साथ प्रेम शुक्ला जी जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। प्रेम शुक्ला जी, स्वागत है आपका। राधिका खेड़ा जी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से हैं। राधिका जी, स्वागत है आपका। और स्टूडियो में मेरे साथ जुड़ रहे हैं तहसीन पूनावाला जी भी हमारे साथ हैं। स्टूडियो में आज इस वक्त नहीं है, बाहर से जुड़ रहे हैं। तहसीन साहब, स्वागत है आपका भी। स्टूडियो में मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार संजीव श्रीवास्तव जी। सर, बहुत स्वागत आपका हमारे स्टूडियो में। और एक और खास मेहमान प्रोफेसर डॉक्टर जीवीआर शास्त्री साहब हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है, आप हमारे स्टूडियो में आए पहली बार और कर्नाटक को बड़ी अच्छी से समझते हैं और वो हमें बताएंगे। और संजीव जी भी अभी कर्नाटक होकर के आए हैं तो वहाँ का पॉलिटिकल पल्स अभी उनकी टिप्स पर है, तो वो भी हमको बता सकते हैं कि उन्होंने अभी क्या पाया अपने अनुमान में कि आखिर कर्नाटक में इस वक्त चल क्या रहा है। और गुरुराज हुल्लर जी भी शायद हमारे साथ जुड़ चुके हैं जेडीएस से। गुरुराज जी, आपका भी बहुत स्वागत है, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रेम शुक्ला साहब, अलग अलग दावे तमाम पार्टियों के, तो मैं अभी इस बहस में नहीं जाऊंगा कौन आगे कौन पीछे, क्योंकि यही होगा दावा आपका। मैं तो आपके सामने अभी, क्योंकि ऑफ रिकॉर्ड बात हो रही थी प्रोफेसर साहब से, उनका अनुमान रखता हूं, उनकी बात, क्योंकि अभी उन्होंने कहा था मुझसे, फिर उनका ही ओपिनियन में ले ही लेता हूं पहले। डॉक्टर साहब, आप मुझसे कह रहे थे कि नेक एंड नेक फाइट लग रही है। मैं लेकिन इससे 2-3 हफ्ता पहले अगर किसी से भी बात करता जो भी वहां घूम के आ रहा था, वो ये कह रहा था कि कांग्रेस पार्टी बहुत आगे चल रही है, या 1 महीना पहले तक कांग्रेस पार्टी को सब लोग बता रहे थे फ्रंट रनर है। ये क्या हुआ है कि आप नेक एंड नेक पर आ गए? बीजेपी कह रही है कि हम अब फुल मेजॉरिटी की बात करने लगी है, कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता कहने लगे हैं कि हम फुल मेजॉरिटी, जो पहले कह रहे थे कि हम फुल मेजॉरिटी तो छोड़िए 150 पर पहुंचेंगे, वो कहने लगे कि अब फुल मेजॉरिटी के करीब तो हम पहुंच ही जाएंगे। ऐसा क्या हो गया पिछले 1 महीने में? देखिए, 104 सीटें जो एग्जिस्टिंग असेंबली का जो बीजेपी का पोजीशन है, 104 सीटें और 36% की उनका वोटिंग है। लेकिन जहाँ तक
तीन क्षेत्र जो है ना, मुंबई है, ओल्ड मुंबई एंड मैसूर, ओल्ड मैसूर एंड हैदराबाद मुंबई, हैदराबाद कर्नाटका, ये तीनों अंडर 150 सीटें तक बन जाता है। और जहाँ तक जो बीजेपी ने जिस तरीके से स्ट्रेटजी बनाया मोदी जी और अमित शाह जी ने, उससे ये किसी को समझ नहीं आया था, क्योंकि 3 हफ्ते तक बात तो बिल्कुल ठीक थी, 32%, 30 या 32% की शेयर पे बीजेपी आ गई थी, ये बात सच थी, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी था, क्योंकि उनको कोई भी, क्योंकि कर्नाटका के अंदर ऐसा कोई लीडर जो बीजेपी की तरफ से राज्य स्तर का कोई भी लीडर जनता को संबोधित करेंगे तो जनता ये बात को कबूल नहीं कर पाएगा या स्वीकार नहीं कर पाएगा, ये बात सच है। ये क्योंकि साधारण स्टेट्स के अंदर ऐसा राजनीति चलती है, जो 5 साल जो राज करता है वो जल्दी सुन नहीं पाता है। लेकिन जहां अमित शाह जी, मोदी जी की जो बात थी, उनका रोड शोज था, वो पूरा चेंज किया गया। वो 3.5% का चेंज बिल्कुल साफ साफ मुझे दिख रहे थे। वो तो 3 हफ्ता पहले आपके हिसाब से बीजेपी 32% पर आ गई थी, 32% से फिर 3.5% तो ऊपर उठ गई थी, तो 35-36% तो वापस आ गए। अच्छा। लेकिन जहां तक जेडीएस का सवाल है, जेडीएस की तरफ से भी इस बार जेडीएस की जो जितने भी जो वोटर है वो बीजेपी के साथ देंगे, ये बिल्कुल पक्की बात है। इसीलिए मैंने ये बात कहा था, ये नेक एंड नेक पे पहुंच गया, क्योंकि अभी आप ये देखिए, कांग्रेस का 100 सीट पे और बीजेपी का 100 सीट पे, ये दोनों की 100 सीट के ऊपर पूरी तरह फाइट चलेगा। यही है टक्कर की बात आप कर रहे हैं। तो प्रेम शुक्ला जी, आपसे सवाल अब इस बात को लेकर है, जो बात कांग्रेस आपसे कहती है वही सवाल है कि जब आपको लगता है कि अब ये चुनाव आपके हाथों से निकलने वाला है, तो कुछ ऐसे मुद्दे आखिरी वक्त में आप लेकर आ जाते हैं जिससे बड़ी आसानी से ध्रुवीकरण हो जाता है। जैसे आखिरी वक्त में बजरंगबली की एंट्री हो गई, कारपेट बॉम्बिंग तो आपने कैसे की वो सबने देखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो रोड शो थे, जो रैलियां थी, क्या उन्हीं का नतीजा है कि अब आप नेक टू नेक फाइट में आ गए हैं? अगर आए हैं तो देखिए, ध्रुवीकरण तो सबसे पहले कांग्रेस करती है। पीएफआई जैसे संगठन के 1600 लोगों को छोड़ने का काम सिद्धारमैया के काल में जिसने किया, और जिस पीएफआई को प्रतिबंधित किया गया है, उस पीएफआई से बजरंग दल की तुलना, यही जो है ध्रुवीकरण का काम है। और कांग्रेस ध्रुवीकरण करती है, और जब वो ध्रुवीकरण करेगी तो स्वाभाविक तौर पर प्रति ध्रुवीकरण अपने आप होता है। तो भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण की राजनीति में नहीं जाती है। मुस्लिम तुष्टीकरण के चक्कर में आप पीएफआई का समर्थन लेंगे, एसडीपीआई का समर्थन लेंगे, आतंकवादियों का समर्थन लेंगे, और उसके बाद आपको लगता है कि जो लोग आतंक के विरोध में हैं वो एकीकृत नहीं होंगे। लोकतांत्रिक व्यवस्था में आतंकवादियों, अपराधियों, सांप्रदायिक शक्तियों के विरुद्ध जो सामान्य नागरिक हैं उनका ध्रुवीकरण होना बहुत सामान्य सी बात है। तो ये ध्रुवीकरण की राजनीति का जो हमेशा कुकृत्य होता है वो कांग्रेस की तरफ से होता है, बारंबार होता है। उनके मुस्लिम तुष्टीकरण का कार्ड जो है वो जब भी प्ले करते हैं तो उसका परिणाम होता है। दूसरी बात, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जैसा लोकप्रिय नेता जिसकी वैश्विक लोकप्रियता है, तो उस वैश्विक लोकप्रियता का लाभ चुनाव में हमको नहीं होगा तो क्या कांग्रेस को होगा? भारतीय जनता पार्टी को ही लाभ होगा। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से भारत को विकास के महामार्ग पर ले जाने का कार्य किया है, भारत के गौरव को बढ़ाया है, भारत के गरीबों का उत्थान किया है, महिलाओं का उत्थान किया है, उसके कारण उनका जो अपनी साख है राजनीतिक, उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को होगा। प्रेम शुक्ला जी, अब तो वोट पड़ गए, मिल जाएगा क्या? प्रेम जी, सौरभ बोल रहा हूं, अब तो वोट पड़ गए, अब तो बता दीजिए ईमानदारी से, एंटी इनकम्बेंसी ने परेशान किया चुनाव में? जी, प्रो इनकम्बेंसी है, एंटी इनकम्बेंसी नहीं। तो गुजरात में भी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता आते थे और कहते थे हम 125 सीट जीतेंगे, 16 सीट जीते। उत्तर प्रदेश में कहते थे हम तो जीत जाएंगे, भाजपा साफ कर देंगे, 2 सीट पर आ गए। तो कांग्रेस के लोग जो हैं उनको जो है बड़बोलापन उनका जो है उनके डीएनए में है, बड़ी बड़ी बातें करना और जमीन धरातल पर उतरना नहीं। हम तो जो है पन्ना प्रमुख से लेकर प्रधानमंत्री तक हर कोई परिश्रम की पराकाष्ठा करता है और हमेशा जनता की सेवा में संलिप्त रहता है। चलिए, ठीक इसका है। परिणाम हमको चुनाव में एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है। राधिका जी, इसके बाद आप जरूर जवाब दीजिएगा जो प्रोफेसर साहब ने कहा, उनका जो असेसमेंट है और जो दावा किया अभी प्रेम शुक्ला जी ने। मैं एक छोटा सा ब्रेक लेकर आपके पास लौटूंगा और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। और जैसे मैंने आपसे कहा, आपसे थोड़ी देर के बाद आपके सामने इंडिया टीवी सीएनएक्स के एग्जिट पोल के आंकड़े भी हम रखने जा रहे हैं। कहीं मत जाइए, बहुत जल्द लौटते हैं।
फिर से लौटते हैं। कर्नाटक के एग्जिट पोल का दिन है और आधा घंटा अभी लगभग और पोलिंग का बाकी है। लेकिन हमने ब्रेक से पहले बात की, हमारे साथ प्रेम शुक्ला जी हैं और स्टूडियो में हमारे साथ प्रोफेसर जीवीआर शास्त्री साहब बात कर रहे थे। उनकी राय में ये अभी जो जहां पर चुनाव खड़ा है, बीजेपी और कांग्रेस के बीच तुलना करना बड़ा मुश्किल है। उनका कहना था कि बिल्कुल बराबरी पर खड़ी उनको दोनों पार्टियां दिखाई दे रही हैं। लेकिन अभी आपने सुना जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं सिद्धरामैया साहब को, उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी कम से कम 130 और ये फिगर 150 तक भी जा सकता है। वो इतना कॉन्फिडेंट है कांग्रेस पार्टी की जीत को लेकर के। राधिका जी, बीजेपी ये दावा करती है कि, और बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जिनका मानना है कि पिछले 3-4 हफ्तों में बीजेपी ने एक मोमेंटम गेन किया है। देखिए, मैं 3-4 हफ्ते की बात नहीं कर रही, मैं 3 दिन पहले की बात करती हूँ। 7 मई की बात। 7 मई को एक रोड शो हुआ शाह साहब का बेलगावी में। उसका वीडियो ANI द्वारा ही हर चैनल को मिला होगा, आपके चैनल को भी मिला होगा। और उसमें वो कह रहे थे बाइक ही बाइक है, लोग तो है ही नहीं रोड शो में। याद है ना? बाद में डिलीट कर दिया गया, वो अलग बात है, लेकिन वो हर जगह अवेलेबल है। तो लोग ही जिनके रोड शो में नहीं आ रहे, उनको क्या वोट मिल रही होगी, आप देख लीजिए। और हालात ये भी है कि DK शिवकुमार जी, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में शाह साहब ने रोड शो प्लान किया था, वो भी कॉल ऑफ कर दिया इसी डर से कि वहां पे भीड़ नहीं आएगी। तो जब जनता इनके रोड शो में नहीं आ रही, आपको लगता है वो अपने घर से निकल के इनको वोट देगी? और इतना इनके अंदर जो ये बार बार बोलते, देखिए ना किस तरीके से बार बार इन्होंने गोल पोस्ट चेंज किया कि किसी तरह से इनको वोट मिल जाए, क्योंकि इनके पास दिखाने के लिए अपने रिपोर्ट कार्ड में सिर्फ माइनस में और रेड में नंबर थे। चाहे बार बार गोल पोस्ट चेंज करने की बात हुई, रिजर्वेशन का मुद्दा उठाया, UCC लेकर आए, फिर इन्होंने कहा, शाह साहब ने कहा कि दंगे हो जाएंगे, धमकाया यहाँ के लोगों को। फिर दंगे यहाँ तो हुए नहीं, लेकिन इनकी खुद के जहाँ पे आपने देखा मणिपुर जल रहा था और ये लोग फिर भी 40% कमीशन सरकार के मुखिया 40 किलोमीटर का रोड शो कर रहे थे। मोदी जी, किसी ने नहीं सोचा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनके एक MLA कैंडिडेट है चितरपुर के, उन्होंने तो स्वयं मल्लिकार्जुन खड़गे जी और उनकी फैमिली को मार डालने की धमकी दे डाली कि मैं उनको वाइप ऑफ कर दूंगा। तो ये एक जीती हुई पार्टी के क्या लक्षण होते हैं? मुझे तो नहीं लगता कि जो जीत रहा होता है उनको ऐसी चीजें करनी पड़ती है। और रही बात कि क्या चुनाव का नतीजा होगा, वो इनके खुद के 2 वर्कर थे जो 40% सरकार कमीशन की वजह से जिन्होंने सुसाइड करी। इतना पाप जो ये ढोके चल रहे हैं, आपको लगता है ये फिर से सरकार बना लेंगे? आंकड़े बार बार आ रहे हैं, इतना तक निराश और हताश हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी कि 4 दिन पहले इनके IT सेल के अध्यक्ष अमित मालविया जी, उन्होंने फेक सर्वे तक ट्वीट कर दिए। चैनल के जो सर्वे चले थे, ओपिनियन पोल्स, उसमें नंबर बदल के आंकड़े उन्होंने ट्वीट कर दिए गलत डाल के। तो ये जो हताश और निराशा है, बार बार पे गोल पोस्ट चेंज करना, और सबसे ज्यादा पाप जो उन्होंने कर दिया है, ये कांग्रेस की भी दिखा रहे हैं। आपने देखा प्रधानमंत्री ने कहा, नाम तो नहीं लिया उन्होंने कहा सोनिया जी को भी इस बार प्रचार में उतारना पड़ रहा है। जाने कितने अरसे बाद सोनिया जी ने कभी कैंपेन किया कांग्रेस पार्टी के लिए, तो उन्होंने कहा ये कांग्रेस पार्टी की भी हताशा दर्शाती है। मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है, बाकी मेहमानों को भी चर्चा में इन्वॉल्व करेंगे, इसका भी उत्तर लूंगा आपसे। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। एग्जिट पोल के आंकड़े अब से कुछ देर बाद हम आपके सामने रखेंगे, चूंकि अभी भी मतदान जारी है। मतदान से पहले आंकड़े आपके सामने हम नहीं रख सकते हैं। जैसे ही मतदान खत्म होगा वो आंकड़े आपके सामने आएंगे, जो आपको 13 मई से पहले कम से कम ये इशारा तो कर देगा कि कर्नाटक में क्या होने जा रहा है और किसके दावे में कितना दम है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, इसका इशारा आपको जरूर मिल जाएगा। तमाम खास मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं जो लगातार कर्नाटक को लेकर चर्चा कर रहे हैं, कर्नाटक के फैक्टर्स को लेकर चर्चा कर रहे हैं। संजीव जी, ब्रेक पर जाने से पहले जो एक चर्चा हुई सोनिया गांधी के इलेक्शन कैंपेन में उतरने की, इसके क्या मायने निकाले जाएं? क्योंकि एकाएक बिल्कुल आखिरी वक्त में सोनिया गांधी आती हैं, हुबली में एक रैली करती हैं और वहां से एक ऐसा बयान भी दिया जाता है जिसे बीजेपी मुद्दा बनाने की कोशिश करती है, भुनाने की कोशिश। वो बयान दिया गया या नहीं दिया गया अभी ये भी साफ नहीं है। मैं एक्चुअली इसकी बिल्कुल ईमानदार अगर एनालिसिस करूं तो देखिए, अभी देश की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें एक बात तय है कि कांग्रेस वहां ज्यादा स्ट्रांग और फाइट में है जहां उसके पास लोकल लीडर स्ट्रांग है, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे थोड़ी देर पहले। बीजेपी सेंट्रल लीडरशिप पे ज्यादा निर्भर करती है, लोकल लीडर्स उनके अपेक्षाकृत कम स्ट्रांग है। येदियुरप्पा सबसे ज्यादा थे, अब वो एक तरह से नॉन प्लेइंग कैप्टन की भूमिका में है। तो सोनिया गांधी का उतरना और राहुल गांधी और प्रियंका, ये लोग अब क्या आर्बिटर की भूमिका में ज्यादा हैं, वो वोट कैचर की तरह से नहीं आ रहे या वो संसाधन देने की स्थिति में भी उतने नहीं है। लोकल शिव कुमार सिद्धरामैया, उनमें इतनी ताकत थी कि उन्होंने इसको एक कंटेस्ट बनाया, स्थानीय नेतृत्व। अब मेरा मानना तो यह है कि सोनिया गांधी जी आई क्योंकि उनका एक है कनेक्ट
बेलारी से चुनाव जीत चुकी हैं, बट लार्जली इसलिए कि हाई कमांड कांग्रेस का अभी भी प्रासंगिक है। ये मतलब वो बीजेपी से ज्यादा अपनी उपस्थिति दर्ज कराना मुझे कहीं ना कहीं लगता है कांग्रेस लीडरशिप के लिए, क्योंकि रिगार्डलेस ऑफ द गांधीज कर्नाटक का रिजल्ट तो वही हो रहा था जो होएगा, तो वहां पे उनकी उपस्थिति देखिए, जैसे बीजेपी के कई जगह स्टेट लीडरशिप के लिए एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, उस तरह से कुछ मामलों में कांग्रेस के हाईकमांड के लिए भी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है कि वो इलेक्शन नहीं बदल पा रहे, वो जैसे मोदी बदल पाते हैं, वो तभी इलेक्शन जीत पाते हैं जब उनका स्थानीय नेतृत्व तो बहुत स्ट्रांग, पुख्ता और सशक्त हो, उसके अंदर वो कुछ ऐड कर सकते हैं, थोड़ा मोमेंटम बिल्ड कर सकते हैं। मोदी अपने आप को दिखाते हैं कि मैं गेम चेंजर हूं, मुझे तो नहीं लगता इतने बड़े गेम चेंजर हैं, मालूम पड़ेगा गुजरात में कितने बड़े गेम चेंजर हैं, बट बीजेपी का हाईकमांड स्ट्रांग, कांग्रेस का हाईकमांड कमजोर, बीजेपी की स्टेट लीडरशिप कमजोर, कांग्रेस की स्टेट लीडरशिप। आपने सोनिया गांधी जी के बारे में बता दिया, अभी आप जो जिक्र कर रहे थे कर्नाटक में मोदी वो गेम चेंजर आपको लगे, आप रह के आए अभी कर्नाटक? मैं 30 तारीख तक था, एक हफ्ते तो, और मोदी जी 30 तारीख को वार्म अप एक उनका रोड शो था और उसके बाद 5 दिन उनका हुआ। सारे बीजेपी के लीडर्स कह रहे थे मोदी जी आएंगे और बदल देंगे सब स्थिति। इसका मतलब सारे लीडरशिप, स्थानीय लीडर्स ये तो स्वीकार कर रहे थे कि मोदी के आए बिना तो हमारी हार तय है। तो एक चीज तो तय है कि 30 तारीख तक तो बीजेपी हार रही थी। अब 30 तारीख के बाद अब ये स्टैब्लिश होएगा 13 तारीख को कि क्या मोदी जी हार को जीत में कन्वर्ट कर पाते हैं या हार को हार फिर भी रह जाती है। तो ये अब मेरे लिए यक्ष प्रश्न है 13 तारीख को देखने का, क्या वो इतने गेम चेंजर हैं कि एक डिफीट को जीत में कन्वर्ट कर देंगे? फ्रैंकली मुझे नहीं लगता, क्योंकि कर्नाटक में केमिस्ट्री से कहीं ज्यादा अरिथमेटिक है। 36% वोट था बीजेपी का लास्ट टाइम, 104 सीट थी। कोई ऐसी स्टेट नहीं है गुजरात के अलावा जहां पिछले स्टेट इलेक्शंस में प्रो इनकम्बेंट बीजेपी का वोट परसेंटेज कम नहीं हुआ। तो अगर वो 36 से नीचे आते हैं तो उनकी हारते हैं, और मुझे कोई कारण दिखा नहीं कि 36 से नीचे कैसे नहीं जाएंगे। भावेश, आपने क्या देखा? जो बातें अभी संजीव जी कर रहे हैं, क्या ये आपने देखा जमीन पर उतरकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आखिरी वक्त में उतारना और इतनी आक्रामक उनकी कैंपेनिंग करना, कुछ बदल पाया चुनाव का रुख? देखिए, प्राइम मिनिस्टर का एक करिश्मा तो है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, और प्राइम मिनिस्टर ने इस चुनाव को अपने तरीका से बदलने की भी कोशिश किया है, और ये इस जमीन पे भी दिख रहा है। जो बीजेपी 1 महीना पहले जिस स्थिति में थी, मैं अभी रिजल्ट के बारे में तो नहीं कुछ कह पाऊँगा क्योंकि सरप्राइज़ ख़त्म हो जाएगा, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने पिछले 15 दिन में जो वहाँ पे कैंपेन को लीड किया है, बीजेपी के कैंपेन को, वो एक तरह का बीजेपी के जो स्टेट लीडरशिप है वहाँ कर्नाटका में, जो बीजेपी ने 2 साल पहले सेल्फ गोल किया था येदियुरप्पा को हटा के, उसको उन्होंने करेक्ट करने की कोशिश किया है। अब वो कितना तक सही हो पाया वो 13 तारीख को ही पता चलेगा, या अभी आधे घंटे में उसका एक झलक मिल सकता है। ठीक, 3 और मेहमान जिनके पास अब तक हम नहीं गए हैं। हुल्लर साहब हमारे साथ जेडीएस से हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, तहसीन पूनावाला। पूनावाला साहब, पहले आपका असेसमेंट देखें। अभी कुछ बहुत ज्यादा नहीं कहा जा सकता, अभी इलेक्शन कमीशन ने 6:30 बजे तक के लिए आंकड़ों पर बात करने के लिए थोड़ी मनाही है, एग्जिट पोल के आंकड़ों पर, लेकिन आप अपना असेसमेंट रख सकते हैं। ये बराबरी का सा मुकाबला है जैसा प्रोफेसर साहब का असेसमेंट है, या आपको लगता है कि नहीं, कोई एक पार्टी आगे है और काफी आगे है? अगर मैं आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? अगर मैं असेसमेंट एज अ कांग्रेस सपोर्टर करूं, क्योंकि मैंने हमेशा कांग्रेस को वोट किया है, तो हमेशा मैं उम्मीद करूंगा कि कांग्रेस जीतेगी। और ये जो चुनाव था कांग्रेस के लिए जीत वाला चुनाव था, तो ये कांग्रेस को जीतना था। एक आसान चुनाव था शुरुआत में कांग्रेस को जीतने के लिए, तो नो डाउट अबाउट इट। इसमें भी कोई मेरे मन में कोई शंका नहीं है कि कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनेगी और सबसे अधिक वोट शेयर उसका होगा। भाजपा का वोट शेयर बहुत ज्यादा कम होगा, इसमें देयर इज नो टू वेज। लेकिन सीट कन्वर्जन में मुझे कहीं ना कहीं कांग्रेस की कुछ गलतियां हुई है। सबसे पहली गलती सिद्धरमैया जी को उन्हें प्रोजेक्ट करना चाहिए था एज चीफ मिनिस्टर। जो पॉपुलैरिटी सिद्धरमैया जी की है वो अनपैरेलल है कर्नाटका के अंदर। वो येदियुरप्पा जी और सिद्धरमैया जी सबसे टॉलेस्ट लीडर है। सिद्धरमैया जी को बिल्कुल प्रोजेक्ट करना चाहिए था चीफ मिनिस्टर में। जब भी जहां पर भी गया कर्नाटका में, सभी लोग सिद्धरमैया जी के उन 5 सालों को, कांग्रेस के उन 5 सालों को याद कर रहे थे। एक दूसरी चीज, संजीव ने कहा कि जो सेंट्रल लीडरशिप है थोड़ी वीक हो चुकी है, मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूं। इनफैक्ट प्रियंका गांधी वाड्रा में कांग्रेस के पास एक हुक्म का इक्का है। हिमाचल में उन्होंने चुनाव जीता, कर्नाटका में उन्हें इतना जो ट्रैक्शन मिला, माननीय प्रधानमंत्री उन्हें अटैक नहीं कर पा रहे। अगर आप देखें
हिमाचल में प्रधानमंत्री जी ने कहा हिमाचल मेरा दूसरा घर है, वहां पे भाजपा हार गई। कर्नाटका में उन्होंने सोनिया जी पर थोड़ा सा अटैक किया, उन्होंने राहुल जी पर अटैक किया, खड़गे जी पर किया, पर प्रियंका जी पर वो नहीं कर पा रहे। प्रियंका जी जो एक एक्स फैक्टर लाती है कांग्रेस को, उसको ज्यादा इनकैश करना चाहिए। तीसरी चीज, ये अगर एक क्लोज चुनाव जो मुझे लगता है हो गया है, उसकी एक वजह है कि डिस्ट्रैक्शन। इस वक्त मैं आपके साथ बैठकर ये कहना चाहिए था मुझे कि कांग्रेस 130 से 135 पर है। अनफॉर्चुनेटली इतना क्लोज मुकाबला हो गया है ओनली बिकॉज यहां वहां की बातों पे आप डिस्ट्रैक्ट हो गए। भाजपा वो मशीन है, अगर आप थोड़ी सी खिड़की खोल दे वो खुद पुश करते अंदर आगे। जो कुछ कंट्रोवर्सीज थी अगर उस पर फोकस नहीं करते, कर्नाटका का मुद्दा था महंगाई, एम्प्लॉयमेंट, कर्नाटका प्राइड जैसे नंदिनी वगैरह, जॉब्स, इकोनॉमी, कर्नाटका, ये आपका मंत्र था। ये छोड़ते जब आप बाकी मुद्दों पर गए, भाजपा को मौका मिल गया। नहीं तो आप मान रहे हैं कि ये इलेक्शन नजदीक बना दिया बीजेपी ने, और कितना नजदीक मानते हैं? बीजेपी, देखिए एक चीज ना, बीजेपी को बहुत ज्यादा क्रेडिट मिलता है। मैं आपको एक चीज कहूं, ऑनेस्टली मैं एक चीज कहूंगा बीजेपी को, और मैं हमेशा जानता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी को बहुत ज्यादा क्रेडिट मिलता है। बीजेपी कोई इतनी अच्छी मशीन नहीं है जितना माना जाता है, ये हाइप है ज्यादा। लेकिन ये चीज जरूर है कि कांग्रेस कई बार सेल्फ गोल मार देती जिसमें बीजेपी घुस जाती। बीजेपी की खुद की कैंपेनिंग में, जैसे राधिका ने कहा, अमित शाह जी के रैलीज में भीड़ नहीं थी। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो रोड शो हुआ बैंगलोर के अंदर, वहां पे लोग काफी नाराज थे जिस तरह से दिक्कतें हुई। तो बहुत सारी उनकी जो फैक्टर्स है गलत हो गए। येदुरप्पा जी ने स्पष्ट कहा, ईश्वरप्पा जी ने जब कहा लव जिहाद और ये सारे मुद्दे, येदुरप्पा जी ने कहा कि वो मुद्दे नहीं, फिर दोबारा से उस मुद्दे पर गए। और क्योंकि इनको हिमंता बिस्वा शर्मा जी और आदित्यनाथ जी उनको लाना पड़ा एंड राउंड में, मुसलमान का मुद्दा बनाने, हनुमान का मुद्दा बनाने। हाँ, कांग्रेस ने उनको वो ओपनिंग दिया, ये दिखा रहा था कि भाजपा डेस्परेट थी। लेकिन अगर ये कैंपेनिंग क्लोज हुआ है, अगर ये नतीजे क्लोज हुए, इसकी गलती है कि हम यहां अगर डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। सिद्धरामैया को अगर आप प्रोजेक्ट करते, ये चीज एक लास्ट चीज, ये चुनाव एक फैक्टर पे आता है। दोनों कांग्रेस और भाजपा लगभग 40% पार्टी है वोट शेयर के मामले में कर्नाटका के अंदर। क्या लिंगायत वोट का कुछ हिस्सा कांग्रेस को जाता है और क्या माइनॉरिटी वोट कांग्रेस पर कंसोलिडेट होती है? ये दो फैक्टर्स पे चुनाव या तो कांग्रेस स्वीप करेगी या तो क्लोज होगा। अब ये इंटरेस्टिंग बात आपने कही, आपने कहा 40% की पार्टियां दोनों आपको लग रही हैं, तो आप काफी हद तक सहमत हैं जो प्रसाद कह रहे थे। वोट शेयर की बात करता हूं, अगर वोट शेयर में 40% की पार्टी है तो पिछली बार तो 36% वोट लेकर बीजेपी 104 ले आई थी। इस बार 40 ले आएगी तो 40%। अगर बीजेपी 36% का 40% वोट शेयर कर ले तो फिर तो हम लोग क्या बात करेंगे इसके आगे सीटों पर? भावे ज्यादा बात बता सकते हैं। 54% वोट लिए। बहरहाल लेट्स कीप इन माइंड, बीजेपी को 36% वोट मिला था, कांग्रेस को 38% वोट मिला था, सीट बीजेपी को 104 मिली थी, कांग्रेस पार्टी को 85 सीट मिली थी। डॉक्टर हर्षवर्धन, एक सीधा सीधा अर्थमेटिक संजीव जी ने बताया, गुजरात को छोड़ करके कोई ऐसा प्रदेश नहीं है जहां भाजपा के वोट सक्सेसिव चुनाव में बढ़े हों, तो कर्नाटक में बढ़ेंगे इसकी उम्मीद कम है। देखिए सौरभ जी, अब तो सबसे पहले तो ये कि अभी जहां हम लोग खड़े हैं तो कोई अनुमान जैसा लगाने का बहुत मतलब रह नहीं गया है। ठीक बात। लेकिन जो संजीव जी भी कह रहे हैं, मैं उसी को बस थोड़ा सा एक उन्हीं की कही हुई बात को थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूं। सच बात यह है कि अगर डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया चुनाव लड़ रहे होते तो भारतीय जनता पार्टी के पास तो मुद्दे ही नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी तो मोदी जी जाते, एयरपोर्ट का, एक्सप्रेसवे का, इसी तरह से उद्घाटन फ्लाईओवर का करके चले आते। लेकिन सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी के चुनाव ने मोदी जी को एम्युनिशन दे दिया, बढ़िया वाला एम्युनिशन दे दिया। हम लोग टीवी की डिबेट में पिछले कुछ दिनों से जो बैठे तो हमने कहा हवा बदल गई। अब ये कोई हवा हम लोग नहीं बदल पाते हैं, ये भ्रम हम में से किसी को नहीं है। लेकिन कर्नाटक की जनता को यह लगता है कि जब नेशनल इशू का मोमेंटम खड़ा होता है तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से कोसों आगे निकल जाती है। दूसरी एक जो महत्वपूर्ण बात है जिसको लेकर चर्चा बहुत कम हो रही है, और मैं कहता हूं कि उस नजरिए से जरूर देखा जाना चाहिए। मैंने कई अखबारों में रुचिर शर्मा का वो आर्टिकल है और मैंने वो पढ़ा तो मुझे लगा कि सचमुच अगर जो प्रियंका जी कह रही थी कि असल मुद्दों पर चुनाव क्यों नहीं लड़ते मोदी जी, तो अगर असल मुद्दों पर चुनाव हो तो नेशनल एवरेज से 2% ज्यादा ग्रोथ है कर्नाटक की।
कर्नाटक हमेशा से बहुत वाइजली वोट करता रहा है, जिसको हम कहते हैं कि बार बार वो सरकार बदल देता है, तो उसके पीछे वजह यही कि उसकी उम्मीदें बहुत बड़ी होती हैं। लेकिन एक और बड़ी बात है कि पिछले 5 वर्षों में कर्नाटक की स्टार्टअप कैपिटल के तौर पर जो बेंगलुरु की छवि है, 54% ऑफ इंडिया स्टार्टअप कहां है, वो बेंगलुरु में है। और मुझे लगता है कि जब पर कैपिटा इनकम में कर्नाटक देश के सभी राज्यों से ऊपर जाता है, तो ये सब मुद्दे लोगों को कहां असर कर रहे हैं, और ठीक वैसे ही है जैसे उत्तर प्रदेश में सिलेंडर नहीं पता चला, शौचालय नहीं पता चला। तो हो सकता है कि ये हमको आपको न दिख रहा हो, चीजें बहुत सी जमीन पर बदल गई हो। इंतजार कर लेते हैं। ठीक है, इंतजार कर लेते हैं। एक पंडित जी बिल्कुल सही कहते हैं, हर्षवर्धन जी का तो मैं कायल हूं। एक तो इनकी आवाज इतनी अच्छी है, लेकिन रुचिर की बात की, क्योंकि इन्होंने रुचिर हम लोग साथ ही थे पूरे हफ्ता। तो आप पिछले 10 साल में से 7 साल तो बीजेपी की सरकार नहीं रही है। तो अगर कर्नाटक इकोनॉमिक पैरामीटर्स पे इतना आगे है, तो जनता उसका श्रेय बीजेपी को क्यों देगी? बीजेपी तो 10 साल में से 3 साल ही थी। बस ऐसे ही छोटा सा एक पॉइंट आपकी बात में ऐड करते हुए बस। अच्छा ठीक है हर्षवर्धन जी, मैं इस पर आपसे जरूर रिएक्शन हूं, लेकिन गुरुराज हुल्लर जी भी हमारे साथ हैं, जेडीएस के नेता है, बहुत देर से जुड़े हुए हैं। गुरुराज हुल्लर साहब, एक पंक्ति बोल दूं प्राची, नहीं तो रह जाएगा। ठीक है, ठीक है, बोलिए। गुरुराज जी का फ्रेम ठीक बोलिए। एक पंक्ति सिर्फ बोलिए। चूंकि मैंने फैक्ट की बात की और संजीव जी उनके साथ थे, तो उन्होंने ठीक कहा, लेकिन उसमें रुचिर ने बहुत स्पेसिफाई किया है। डिजिटल ट्रांसफर स्कीम, नेशनल डिजिटल ट्रांसफर स्कीम की वजह से कर्नाटक के इकोनॉमिक पैराडाइम शिफ्ट हुआ, पहला। दूसरा, जो सोशल स्पेंडिंग है, जो रूरल एरिया को प्रभावित करती है, वो 3 गुना बढ़ गई, 3 times more than 5 years। ठीक है हुल्लर जी, अभी जेडीएस के असेसमेंट की अगर बात करें, चूंकि अभी बात असेसमेंट को लेकर ही हो रही है, कुछ देर बाद आंकड़े हम दिखाने शुरू कर देंगे कि एग्जिट पोल क्या कह रहा है। जेडीएस की भूमिका क्या रहने वाली है? किंग मेकर बनेंगे या हर बार की तरह किंग तो आप ही रहेंगे? मैं हर बार की तरह नहीं, इस बार जो है दोनों पार्टियों का तो देख लिया है, पूरा कर्नाटक देख लिया है, बिना मुद्दे के आगे है अभी, और वहां पे कुछ मुद्दा लेके ही नहीं आए ये दोनों पार्टी। और फाइनली ये कहाँ आके ठहर गए, दोनों पार्टी जात और धर्म में आके ठहर गए। फिर वहां पे और कुछ मुद्दा नहीं बचा, तो ये लोग धर्म और जात को लेके आ गए। और ये देखिए प्रधानमंत्री साहब इतना रैली किए और इनको जीतने का इतना ही उम्मीद है, इतना डेवलपमेंट किया है, तो इन लोगों को इतना रैली करने की जरूरत क्या थी? वहाँ काम धाम धाम छोड़ के रैली करने के लिए आ गए इधर प्रधानमंत्री जी और होम मिनिस्टर साहब। अब देखिए होम मिनिस्टर साहब भी यहाँ आके रैली करने लगे, रोड शो करने लगे, और घर घर जाके भी वोट मांगने लगे। लेकिन मणिपुर में क्या हुआ वो नहीं देख पा रहे जी। और जहाँ पे स्पोर्ट, बेटी पढ़ाओ, इंडिया खेलो इंडिया, ये सब बोलते हैं, वहां पे क्या हो रहा है जंतर मंतर में? ये कर्नाटक का मुद्दा है। कर्नाटक में हर एक रीजन में एक इश्यू है, वो इश्यू के बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं। ये बात करने के लिए हमको रहना जरूरी है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आज हमारी पूरी गवर्नमेंट आएगी और वर्किंग मेजॉरिटी के साथ आएगी। ठीक है गुरुराज जी, मेरे ख्याल से प्रेम जी इसका जवाब दें। ये बात कांग्रेस पार्टी भी कहती है, भाई खड़गे साहब ने भी कहा हर बात में मोदी जी, हर बात में मोदी जी, हर जगह मोदी जी। भाई मोदी जी थोड़ी राज्य चलाएंगे, जो कोई मुख्यमंत्री बनेगा वो राज्य चलाएगा। हाँ, लेकिन मोदी जी की नीतियों के अनुसार चलाएगा, उसका परिणाम तो होगा ना। अगर श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी की नीतियों के अनुकूल चलाएगा, तो जिसके ऊपर 420 केस है लूट मचाने के अलावा क्या करेगा? डीके शिव कुमार जो हैं किस तरह से नोट बांट रहे हैं, वो सबके समझ में आ रहा है कैसे नोट उछाल रहे हैं। तो जनता को लूट कर जो नोट उछालने वाले लोग हैं, उनको कर्नाटक की जनता भली बात पहचानती है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी एक चुनाव 2013 का छोड़ के 99 से लेकर लगातार हर चुनाव में असेंबली में भारतीय जनता पार्टी का वोटों का प्रतिशत बढ़ता जाता है। 15% वोट हमारे पास 99 में थे, 36% वोट हमारे पास जो है 2018 में थे। और हर चुनाव दर चुनाव भारतीय जनता पार्टी का असेंबली इलेक्शंस में और लोकसभा इलेक्शंस में वहां पर हमारा मत प्रतिशत बढ़ता चला जा रहा है। इस बार और बढ़ेगा, और आप पाएंगे कि राधिका खेड़ा जी और तहसीन पूनावाला 13 तारीख की दोपहर के बाद ईवीएम के खिलाफ जो है जोरदार जो है
विलाप प्रारंभ करेंगे, कांग्रेस की रुदाली उतरेगी। नहीं, ये आप मुझे कर्नाटक के बारे में बता रहे हैं कि 99 से आज तक कर्नाटक में आपका वोट ग्राफ बढ़ रहा है? नहीं, ये सही नहीं है। हाँ, लगातार, सिर्फ एक 2013 में घटा जब हमारे साथ येदियुरप्पा हटे थे। 99 से लगातार, आपको चाहिए तो परसेंटेज बता देता हूं कि लगातार हमारा किस तरह से बढ़ता रहा, वो मैं आपको नहीं तो वो येदियुरप्पा जी वाला ही फैक्टर तो वो लोग बोल रहे हैं कि इस बार आपके साथ नहीं है। उसके बाद 28 मोदी जी उनका हाथ पकड़कर चले हों, लेकिन लोगों को पता है कि येदियुरप्पा जी तो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। क्या बात कर रहे हैं? येदियुरप्पा जी हमारे साथ, हमारे शीर्ष नेता हैं भाई, पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर हैं वो, और उन्होंने जो है कर्नाटक के चुनावी जो हमारी रणनीति है उसका नेतृत्व उन्होंने किया है। क्या बात कर रहे हैं आप? श्रीमती सोनिया गांधी किसी चुनाव में नहीं आती हैं, अचानक एक चुनाव में कूद पड़ती हैं, वो जो है कांग्रेस के साथ है। येदियुरप्पा जी हमारे साथ नहीं, जिन्होंने सबसे अधिक। राधिका जी जवाब दे रही हैं आपकी इस बात का, फिर हम आपको लेकर चलेंगे बेंगलुरु। आज जो वोटिंग प्रतिशत हुआ है उस पर भी हम बात करेंगे। जी राधिका जी, दिया है। सबसे पहले तो यहाँ पे बार बार सोनिया जी का नाम लिया जा रहा है। प्राची जी को भी मैं याद दिला दूं। प्राची जी, मैं आपको चैलेंज करती हूँ, जो आप कह रही थी सोनिया जी के बयान, वो बयान चला के दिखा दीजिए आज आप इंडिया टीवी पे। राधिका जी, सुनिए, मैं क्लियर कर देती हूँ आपसे। मैंने कहा बीजेपी ने मुद्दा बनाने की कोशिश की थी। मेरे को बोलने दीजिए राधिका जी, एक सेकंड, क्योंकि आप मेरा नाम लेकर बोल रही हैं तो मैं भी क्लियर कर देती हूँ। मैंने कहा था बीजेपी ने ऐसे मुद्दा बनाने की कोशिश की थी। अब आप कंप्लीट करिए। देखिए, यही आपके साथ प्रॉब्लम है प्राची जी, आप हमेशा बीच में बोलती हैं। पेशेंस रखिए। जब आप ये बात बोल रही थी, मैं अपनी बारी के लिए वेट करी, सब लोग बोले, फिर मुझे मौका मिला, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। मैं फिर बोलूंगी, मैं चैलेंज करती हूँ आपके चैनल को, वो वीडियो निकाल के दिखाइए जिसको आप क्लेम करी थी कि सोनिया जी के बोलने से बवाल हुआ है, वो दिखाइए क्या क्या बोली है वो। इसलिए आपको एज अ जर्नलिस्ट इतनी राधिका जी, मैं फिर बीच में आऊंगी तो आप बोलेंगी कि मैं आपको काउंटर कर रही हूँ या मैं आपको बोलने नहीं दे रही हूँ, लेकिन आप ही मैडम शायद गलत सुना। मैंने कहा बीजेपी ने मुद्दा बनाने की कोशिश की थी। अब आप बोलिए। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक बोल रही हूँ। आप रिपीट करके सुनिए आपने क्या कहा था। नहीं कहते तो मैं आपको चला के दिखा देती हूँ। दूसरी बात, जो यहाँ पे बार बार ये प्रेम शुक्ला जी जिस तरीके से जहरीली भाषा का इस्तेमाल करते कि सोनिया जी कूद गई, आपको पहली बात तो किसी आपकी उम्र से कितनी बड़ी है आपको उस बात का ध्यान रखना चाहिए। और दूसरी बात, सोनिया जी हमेशा चुनाव प्रचार में जाती है, वो कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की अध्यक्षा है, वो देश की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी। मैंने ठीक है प्रेम जी, प्रेम जी ठीक है, नहीं बोली। अच्छा ठीक है, हाँ प्रेम जी ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं थी। राधिका जी बोलिए। अच्छा ठीक है, आपके बीच में ठीक है, ठीक। हताशा और निराशा इनके प्रवक्ताओं को भी दिख रही है, क्योंकि उनको दिखाई दे रहा है। ओके प्रेम जी, ऐसी, हाँ मैं कह रहा हूँ ऐसी कोई गलत भाषा नहीं। बोले राधिका जी कंप्लीट, आगे बढ़ते हैं प्रेम जी। आगे बढ़ते हैं। आपका संकट है, आपकी भारतीय भाषाओं का ज्ञान, मेरा संकट नहीं है। प्रेम जी हो गया, प्लीज प्लीज मुझे मत बताइए, बोलिए राधिका जी, आप बोलिए, जो अपनी बात कंप्लीट कीजिए जो आप कह रही हैं। राधिका जी आप लजिए मत, आप जवाब दीजिए, आप जो बात कह रही थी कंप्लीट कीजिए। बोलिए प्रेम शुक्ला जी, नाम बोलिए। तय करिए, मेरे को अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। बोलिए बोलिए। रही बात सोनिया जी की, जब उनकी तबियत खराब थी और पूरा विश्व झूठ बोलने वाले झूठों को जिनको भी बारंबार उम्र का तकाजा हो या जो बीमार रहते हैं, बोलेंगे। प्रेम जी मैं निवेदन कर रहा हूँ, बीच में मत बोलिए, चर्चा अच्छी चल रही है ना। डिबेट नहीं कर सकते। आपने सोनिया जी का जिक्र किया, वो जो उत्तर दे रही है, उन्होंने कहा तबियत खराब थी तब वो नहीं आती थी कैंपेन में, अब वो आई है कर्नाटक में। ठीक है, गलत शब्द बोला? अच्छा ठीक है, नहीं बोला, चलिए ठीक है, बात पूरी कर लीजिए। ओके ओके, क्या गलत शब्द? क्या नहीं बोला, नहीं बोला, नहीं बोला। हताशा और निराशा, अच्छा छोड़ दीजिए बात ना उसको, झूठ बोलते हैं। हताशा और निराशा, छोड़ दें उस बात को। अपनी बात कंप्लीट कर लूं। निराशा आपके चेहरे पर दिख रही है। चलिए ठीक, नतीजे देखिए आ जाएंगे 2 दिन बाद, तब फिर हम आपको बुला के बात करेंगे। प्रेम जी देखिए, इसमें समय जा रहा है, केवल इनकी बात कंप्लीट हो जाए फिर मैं आ जाऊंगा आपके पास दोबारा। जी राधिका जी कंप्लीट। मेरा एक सिंपल सवाल है, जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश की हार के बाद हर चीज उसका सारा के सारा क्रेडिट हार का जेपी नड्डा साहब को दिया गया, जो खुद हिमाचल प्रदेश से आते हैं, जो सबसे शीर्ष नेतृत्व है सेंट्रल लीडरशिप ऑफ भारतीय जनता पार्टी, उनके नेशनल प्रेसिडेंट, जो अपना स्वयं होम स्टेट हार गए। जिस तरीके से हर हार नड्डा साहब के ऊपर जाती है, क्या जब ये कर्नाटक हारेंगे, अभी जो कह रहे हैं कि मोदी जी फैक्टर है, मोदी जी ने ये बदल दिया वो बदल दिया, जब 13 तारीख को रिजल्ट पलटेगा
और जो ये लोग कह रहे हैं उससे बिल्कुल उल्टा होगा और कांग्रेस की सरकार बनेगी, तो क्रेडिट किसको दिया जाएगा? क्या मोदी शाह साहब को क्रेडिट दिया जाएगा? शाह साहब जिन्होंने कहा कि वहां पे कर्नाटक में दंगे होंगे, मोदी जी जो जाके देश को बरगलाने की कोशिश कर रहे थे, और दोनों के दोनों जो मणिपुर और रेसलर्स को छोड़ के वहां बैठे थे, तो ये क्रेडिट किसको जाएगा? जवाब ले लूं आपकी बात भारतीय जनता पार्टी की हार होगी। वो कह रही हैं अगर कांग्रेस जीती और बीजेपी हारी तो फिर अभी आप जो सारा श्रेय इस आपको लगता है जीत होगी बीजेपी की प्रधानमंत्री को दे रहे हैं, तो उस हार का फिर ठीकरा भी वहीं जाएगा कि नहीं जाएगा? प्रेम जी देखिए सरोज जी, दरअसल क्या है, ये शहंशाहों के परिवार वाली जो पार्टियां हैं उनकी जीत चूंकि शहंशाहों की होती है, हर गरीबों की होती है, इसलिए लगता है ऐसा है इनको। भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वयं कहते हैं कि हमारे सारे कार्यकर्ताओं के, हमारे पन्ना समिति के सदस्य से लेकर प्रधानमंत्री तक हार और जीत दोनों का दायित्व लेते हैं। और हम कहते हैं जैसे अटल जी ने कहा था, हार में न जीत में किंचित नहीं भयभीत में, तो हम हार और जीत की चिंता किए बिना जन सेवा को समर्पित दल है। चीटरों की पार्टी थोड़े है, 420 करने वालों की पार्टी थोड़े, 420 पार्टी नहीं भाई, ये जनसेवा करने वालों की पार्टी है। 420 पार्टी नहीं, 420 के मामले में जो बेल पर है, जो 420 ही जिनका धंधा रहा है, 420 चलिए वो जो जवाब दे सकते थे उन्होंने दिया। अब जरा एक बेंगलुरु चलना चाहते हैं, टी राघवन हमारे एडिटर वहां मौजूद हैं इस वक्त। राघवन, क्या अपडेट मिल रहा है वोटिंग को लेकर के? जी देखिए, 5 बजे तक की बात कर लें सौरभ, तो तकरीबन 66% पोलिंग परसेंटेज यहाँ पर हुआ है। अगर 2018 से इसको हम कंपेयर करके देखेंगे तो करीब 2% का इजाफा 5 बजे तक के मतदान में हमको देखने को मिल रहा है। और अभी अगर हम ताज़ा हालात की बात कर लें तो लगभग हर सेंटर पर बहुत सारी तादाद में लोग मौजूद हैं। जो लास्ट आवर की जो वोटिंग है उसमें भी हम बहुत बड़ी तादाद में लोगों को वहाँ पर देख रहे हैं। तो उम्मीद की जा रही है, इलेक्शन कमीशन के अधिकारी भी हमें बता रहे हैं कि इस बार वोटिंग परसेंटेज में पिछले बार की तुलना में, 2018 की तुलना में कम से कम 2 से 3%, 2% अभी हम आगे चल रहे हैं। हो सकता है 3 से 4% तक ये फासला हो जाए। बहुत क्रूशल इसे माना जा सकता है। अगर बहुत पेक्युलर इस पैटर्न की अगर हम बात करें, जहां पर हमको जब से ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज में इजाफा नज़र आ रहा है सौरभ, वो तकरीबन जो ओल्ड मैसूरू के सारे रीजन्स है, जिसमें मैसूरू, तुमकुरू, मंड्या, हासन, चिकबल्लापुर, रामनगरा, चामराजनगर और बेंगलुरु रूरल हैं। आप अंदाज़ा लगाइए, यहाँ पर रामनगरा में तकरीबन 79% वो पोलिंग अभी हो चुकी है, करीब 1 घंटे का वक्त और बाकी है। वहाँ पर कुमार स्वामी जो है जेडीएस के, वो चुनाव लड़ रहे हैं। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जहाँ जहाँ पर जेडीएस बहुत ज़्यादा प्रभावी लगती थी पिछले चुनाव में, वहाँ पर पोलिंग परसेंटेज बहुत ज़्यादा हुआ है। साथ में ये भी ऐड करना चाहता हूँ कि बेलगावी जो बहुत बड़ा लिंगायत रीजन माना जाता है, वहाँ पर भी पिछले चुनावों की तुलना में वोटिंग ज़्यादा दिख रही है। इसके साथ साथ विजयपुरा और 2-3 आसपास के जिले, जिसमें मुख्यमंत्री का जिला हावेरी भी शामिल है, वहाँ पर भी बम्पर वोटिंग होती हुई दिख रही है। अब इसको कैसे रीड किया जाएगा ये 13 तारीख को पता चलेगा। नहीं तो क्या आप ये कहना उचित है कि जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर वोटिंग तेज हुई है शहरों के मुकाबले? जी बिल्कुल साफ दिख रहा है सौरभ। अगर हम बात कर लें बेंगलुरु अर्बन की, तो पिछले 2018 में 48% चुनाव हुआ था। अभी हम लगभग देख रहे हैं कि औसत जो है वो तकरीबन 50% तक पहुंच गया है। यानी एवरेज 2% ग्रोथ जो है वो हर जगह देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर ग्रामीण इलाकों की बात कर लें तो वहां पर सुबह से ये नजर आ रहा है कि लोग बहुत बड़ी तादाद में बढ़ चढ़कर वोटिंग करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, तो एवरेज पेस जो है वो ज्यादा है भावेश वोटिंग की, और ग्रामीण इलाकों में और ज्यादा है। कैसे इसको रीड करते हैं? वो देखना पड़ेगा किस रीजन में। राघवन जी के अकॉर्डिंग यदि ओल्ड मैसूर में ज़्यादा है तो इसका 2 रीजन हो सकता है। एक तो ये हो सकता है कि वो एक्टिवली जो जेडीएस सपोर्टर है वो वोट करें उनको जिताने के लिए, या दूसरा हो सकता है जो बीजेपी वहाँ पे अपना रोड बनाने की कोशिश करे। पर यदि बीजेपी वहाँ पे स्ट्रांग होती जाए तो इसका नुकसान किसको होगा, ये देखने की बात है। तो आपको ओल्ड मैसूरू में अगर वोट तेज हुआ तो इसका लाभ जेडीएस या बीजेपी को ही जाता हुआ दिखाई देता है? ऐसा कोई जरूरी नहीं है, तो नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। यदि वहाँ पे बीजेपी को ऐसा वोट मिलता है जहाँ पे वो जीतने की स्थिति में नहीं है, तो हो सकता है कि जेडीएस का वोट, जो वोकलीगा वोट, यदि इधर ट्रांसफर होता है तो उसका फायदा कांग्रेस को मिलना चाहिए। मगर वो स्ट्रॉन्ग होल्ड जेडीएस का है। यस, उसमें तो। प्रोफेसर साहब, क्या ये वोटिंग पैटर्न जो 2 से 4% तक बताया जा रहा है इस बार ज्यादा वोट पड़ सकता है, कैसे इसको पढ़ते हैं? नहीं, मैं आपको दोनों बीजेपी और कांग्रेस को ये समझना चाहिए, जिस तरीके से जो रणनीति थी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, और भारतीय जनता पार्टी को भी मुझे नहीं लगता ये पता है। मैं प्रेम शुक्ला जी को भी पता है, मुझे नहीं पता।
ये मोदी जी अमित शाह जी का सिर्फ उन दोनों का खेल है और कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कुछ नहीं है, क्योंकि राज्य स्तर पे वहां पे इतना एंटी इनकम्बेंसी थी और जनता वैसे ही चले गए होते। मोदी जी अमित शाह जी पूरी इन्वॉल्वमेंट अपनी शोल्डर्स पे नहीं लिया होता, उसका पूरी तरह बात अलग। अब मैं इस बात को सहमत था, कांग्रेस 140 से 150 सीट जीत जाती, लेकिन ये बात को उन्होंने पहचान लिया और उन्होंने रणनीति बनाया। मुझे लगता है ये पायलट प्रोजेक्ट है, क्योंकि ये आने वाला वक्त में मोदी जी और अमित शाह जी ये एक नया दिशा वो तय करना चाह रहे थे और स्टेट लेवल की पॉलिटिक्स को, जो देश की रिलेटेड जितने भी मुद्दे हैं वो सारे मुद्दे उसके साथ जोड़ा जाए और उसको बताया जाए और लोकल जो एंटी इनकम्बेंसी है उसके ऊपर इंपैक्ट ज्यादा ना ले। लेकिन ऐसे कौन से ऐसे आपको राष्ट्रीय मुद्दे लगे जो कि कर्नाटक के चुनाव में हावी रहे? वो तो नहीं, प्रधानमंत्री जी ने जितने भी सभा, जितने भी रोड शो में ये बात बार बार कह रहे थे, कर्नाटका की जो इकोनॉमी है वो देश की अर्थव्यवस्था में बहुत जरूरी भाग लेगा। ये बात उन्होंने, क्योंकि ट्रिलियन इकोनॉमी की बात में ये भागीदारी है कर्नाटका का बहुत जरूरी है। आप लोग सोच समझ के इस बात को वोटिंग करिए, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बनती है, आपकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है। वो जनता को संबोधित कर रहे थे और जनता को जो लास्ट में जब वो प्रचार होने के बावजूद भी यहां आके भी एक वीडियो रिलीज किया था, हाँ। उस वीडियो में भी उन्होंने ये बात कही थी, ये बात को दोहराया था। तो कहीं ना कहीं अमित शाह जी और मोदी जी की ये उनको बिल्कुल अवगत है बात। राज्य स्तर पे जितने भी नेता है उनकी एंटी इनकम्बेंसी बहुत अच्छी तरह है और जनता विश्वास, ये बात सही थी। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में प्रोफेसर होने के नाते ये बिल्कुल सच है, ये बैठता है। इन दोनों का जो आकलन था ये सही था। इन दोनों के आकलन की वजह से ही आज पुणेवाला ने ये बात कहा था 40-40% पे। मैंने यही बात को दोहरा रहा था, उनको 31-32% पे आए हुए चीज को 6%, क्योंकि आप अभी देखिए नहीं तो फिर ये मुस्लिम आरक्षण वापस लेने वाला मामला, ये बजरंग बली वाला मामला जो PFI और बजरंग ये बहुत मामले हैं, क्योंकि सोनिया गांधी ने राधिका डोमिनेट किया ज्यादा। नहीं, एक बात, राधिका केरा जी ये कह रही थी सोनिया गांधी क्यों आए। सोनिया गांधी को क्योंकि उनको जल्दी, क्योंकि गाना कुछ पक्षी जल्दी गा लेते हैं, वैसे ही इनको बता दिया होगा भाई कांग्रेस जीतने वाला है, तो सोनिया गांधी अपना बात भी कह दें भाई हमारा हाईकमांड तो दिखाना चाहिए, जैसा हमारा संजय ने बताया था, उन्होंने दिखाया। लेकिन बात वो नहीं थी। गलती से क्या हुआ, मोदी जी इज ऑरेटर, ही अंडरस्टैंड थिंग्स बेटर देन एनीबॉडी। वो पॉलिटिक्स को अच्छी तरह जानते हैं। शब्दावली और पदावली के बीच में अंतर वो अच्छी जितना वो जानते हैं वो कांग्रेस नहीं जान पाती है। वो शब्दावली पदावली के बीच में अंतर नहीं जानते हैं, लेकिन ये शब्दावली और पदावली के बीच में पूरे एक्सपर्ट है, PhD किया हुआ ये लोगों ने। तो संजीव जी, क्या यही वजह रही जिस तरफ इशारा कर रहे हैं प्रोफेसर साहब कि प्रियंका गांधी भी जान रही थी कि अगर ये मुद्दा राष्ट्रीय लेवल पर जाएगा, राष्ट्रीय नेताओं के इर्द गिर्द घूमेगा, तो हो सकता है कांग्रेस को नुकसान हो जाएगा। यही वजह, जितनी उनकी वीडियोस आई, जितनी उन्होंने जनसभाएं की, वो जनता से यही अपील करती रही कि आप स्थानीय मुद्दों पर स्टिक रहिए, आपको भटकाने की कोशिश की जाएगी, आपके सेंटिमेंट्स के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन आप पूछिए कि कर्नाटक में क्या हुआ है। देखिए, प्रियंका गांधी की ज़्यादा जनसभाएं हुई, गांधी परिवार में से सबसे ज़्यादा उन्होंने की, लेकिन राहुल गांधी भी समझदारी दिखाई कि स्थानीय मुद्दों पे ही ज़्यादा रहा। उसने कोई अडानी या चीन या ये सब मुद्दे नहीं उठाए कर्नाटक इलेक्शन में, क्योंकि कहीं ना कहीं लोकल लीडर से समझाया कि भाई ये लोकल चीज़ों की रेजोनेंस रहेगी। जैसे ही आप नेशनल इश्यूज़ पे जाते हैं आप कमज़ोर विकेट पे आ जाते हैं, आप सीधे फिर उसको मोदी वर्सेस राहुल कर देते हैं। यहाँ तो DK शिव कुमार प्लस सिद्धरामैया और सामने बोम्मई वर्सेस जो भी और येदुरप्पा और ये सब लीडर्स थे। तो मुझे देखिए, अभी तो दिलचस्प इस समय का आंकड़ा तो ये, अगर लगभग 70% वोट लास्ट टाइम पड़ा, अगर वो 72-73 हो रहा है तो फिर ये एक किस्म का वेव इलेक्शन की तरफ परसेंटेज बढ़ रही है, अगर उस तरह का एंड होता है। अब वेव किस तरफ की है, क्या बीजेपी ने बहुत कंसोलिडेट किया, लास्ट में हमने वोटर्स को निकाला है बाहर, लेकिन अमूमन वेव मुझे ध्यान नहीं आ रहा बहुत ज्यादा। फिर गुजरात एक अपवाद है कि वेव यूजुअली प्रो इनकम्बेंसी की देखी नहीं है ज्यादा। अब फिर हम 13 तारीख को इसका विश्लेषण कर लेंगे कि अगर क्या सच में प्रो इनकम्बेंसी की वेव हुई क्या। मुझे तो लग रहा है कि ये इलेक्शन, जो बार बार मैं कह रहा हूं कि गणित के हिसाब से
कांग्रेस आगे है, अब कितनी आगे है, कितना मोदी जी ने पलटा, ये सब देखेंगे हम 13 तारीख को। मैं एक बात ऐड कर दूं, अभी बात हो रही थी नेशनल पर्सपेक्टिव की। देखिए कर्नाटका चुनाव कांग्रेस और बीजेपी दोनों को अपनी जमीनी स्थिति पता थी कि वहां पे वो किस तरह स्टैंड कर रहे हैं, पर दोनों ने एक ऐसे ऐसे मुद्दे चुना है जिसका आगे आने वाले चुनावों में बहुत बड़ा असर हो सकता है। आप यदि गौर से देखेंगे कांग्रेस ने एक मंडल की राजनीति को नई दिशा दी है वहां पे, और बीजेपी जो बरसों पहले कमंडल की राजनीति करती उसको भी एक नई धार देने की कोशिश की है। इसका रिजल्ट क्या होगा अभी नहीं पता, लेकिन आने वाले दिनों में, आने वाले वर्षों में इसका एक बहुत बड़ा असर देखने को मिलेगा। उसका कारण राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना की बात की, क्लियर है कि कहीं न कहीं ऑपोजिशन को ये लग रहा है कि हिंदुत्व का तोड़ सिर्फ जाति हो सकती, तो वो मंडल वर्सेस कमंडल का अगर वो जो गेम है ना, अब वो कौन सी चीज ज्यादा इफेक्टिव होगी नहीं होगी ये मालूम, बट यू आर राइट, मतलब मैं आपसे सहमत हूं। चलिए, वोटिंग तो अब पूरी हो चुकी है, अब आंकड़े आना बाकी हैं, बस कितनी वोटिंग हुई, लेकिन जो भी अभी तक के रुझान है 5 बजे तक के आंकड़ों के हिसाब से, जो अभी हमारे सहयोगी राघवन ने भी आपको बताया कि 2018 की तुलना में 2 से 4% के बीच ज्यादा वोटिंग के आंकड़े हो सकते हैं आपको देखने को मिले। तो इस बार वोटर ज्यादा निकला है पिछली बार की तुलना में, यह कहा जा सकता है। एग्जैक्ट आंकड़े थोड़ी देर में आ जाएंगे। अभी जो ज्यादा वोटर निकल करके आया है, ये इस सरकार से खुश होकर के निकल के आया है या इस सरकार से त्रस्त होकर के निकल के आया, बदलाव के लिए आया है, अब ये तो जब एग्जैक्टली 13 तारीख में आपको नतीजा आएंगे तब पता चलेगा। आज एग्जिट पोल 6:30 बजे जब उसके आंकड़े आपके सामने रखेंगे, उसमें एक इशारा आपको मिल सकता है। अलका लामा जी हमारे साथ जुड़ी हैं कांग्रेस पार्टी से। अलका जी, बहुत स्वागत है आपका। और एस.एस. शंकरना साहब हमारे साथ जेडीएस से जुड़े हैं। शंकरना साहब, आपका बहुत स्वागत है। अलका जी, बहुत से लोग पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कर्नाटक के चुनाव को, अपने अपने एनालिसिस दे रहे हैं। अब आप अपनी पार्टी की तरफ से जरूर, जाहिर है आप कहेंगे कि पार्टी बहुत अच्छा करेगी। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या बीजेपी और उसके सपोर्टर्स जो बहुत वोकल हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये चुनाव आखिर के महीने में 3-4 हफ्तों के अंदर काफी बदला, प्रधानमंत्री की वजह से बहुत कुछ बदला। और अभी हमारे साथ प्रोफेसर साहब हैं, वो काफी समय देकर के आए हैं कर्नाटक में। उन्होंने कहा था कि स्ट्रैटेजी के तहत बीजेपी ने इसको आखिरी के ओवर्स में खेला है इस चुनाव को, और वो ये समझ चुके थे कि हम इस चुनाव में पिछड़े हुए हैं और इसको नेशनल इस पर्सपेक्टिव कैसे दिया जाए, ये करने में वो कामयाब हुए। सौरभ जी, मैं 1 महीना कर्नाटक की धरती पर रही, 2-2.5 हजार किलोमीटर सफर किया, 7 से 10 के करीब जिलों में मीटिंगें मैंने की हैं, और मैं आपको जमीनी हकीकत वहां की बता रही हूं। आज ही को वापस आई हूं। सरकार के खिलाफ इतना बड़ा एंटी इनकम्बेंसी था, इतनी बड़ी लहर थी, और भाजपा को 3-4 हफ्ते का तो चुनाव ही था। ऐसा नहीं कि 3-4 हफ्ते अंत में प्रधानमंत्री जी कूदे, पर इन्हें मालूम था कि हम 40% कमीशन खोरा जो बोमई सरकार है उसको घेरने में कामयाब हुए हैं। निर्मला सीतारमण जी आज वोट करने गई तो माना कि महंगाई है, पर हाँ, कांग्रेस को बात करने का हक नहीं, पर माना महंगाई है, और हमने उसी मुद्दे को उठाया और हमने अपनी 4 और 5 गारंटी के माध्यम से जनता को राहत देने की बात की, जो बिल्कुल हमारी कामयाब रही। 4 हमारी 5 गारंटीज, पहले टिकटों की चुनाव की अभी घोषणा नहीं हुई थी, हमारी पहली लिस्ट 100 से ऊपर बिना किसी विवाद के घोषित हो जाती है, और हमारा नेतृत्व पूरा एकजुट होकर लड़ा है। वही भाजपा का भी मैं कह रही हूं, बिल्कुल ये टेस्ट हमारे लिए भी है, भाजपा और देश के लिए भी है कि 24 की पिच तैयार की गई, क्योंकि भ्रष्टाचार पे, बेरोजगारी पे, महंगाई पर कुछ कहने को नहीं था, तो पूरा कम्युनल किया गया। बाटला कार्ड लाया गया, पीएफआई को लाया गया, मुस्लिम के वोट नहीं चाहिए, मुस्लिम आरक्षण खत्म कर देंगे हम लोग, और उसके बाद आपका पूरा का पूरा केरला स्टोरी कल देखने गए, आज वोट हो रहा है। किसी तरह भी पूरा ध्रुवीकरण करने की, हिंदू, मुस्लिम और लिंगायत, वोकालिंगा और रिजर्वेशन पे बांटने की कोशिश की। हम समझ रहे थे कि बजरंग बली भी लास्ट में लेकर ये लोग आ गए, बात बजरंग दल की थी, बजरंग बली, हनुमान चालीसा, तो साफ दिख रहा था कि पूरा ध्रुवीकरण किया जा रहा है, पूरा मुद्दे पर को भटकाकर जो है इस पे लाया जा रहा है। लेकिन हमने भी ठान ली थी कि हम वो मई सरकार को घेरेंगे, भ्रष्टाचार के, कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन हो, दूसरी एसोसिएशन हो, और लिंगायत समाज का अंत में वोट से 2 दिन पहले लिखित में कांग्रेस को समर्थन देना आपको यहां पर वोट में दिख रहा है कि जो लहर है वो सत्ता के खिलाफ इतनी बड़ी लहर थी कि पिछले से अधिक वोट हुआ है, और आप देखेंगे कि भाजपा के गढ़ गिरते हुए आपको दिखेंगे। ये मैं जमीन पे काम करके आई हूं, हकीकत जानती हूं, उसी आधार पर आपको कह रही हूं, और पूर्ण बहुमत की अपने दम पर कांग्रेस सरकार बना रही है, विश्वास से कह रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।